हेलो बच्चों। तो आज पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के ही बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स का अनसॉल्व्ड का सेकंड से पार्ट है ये। पहले हमने एक पार्ट कर रखा है जिसका कॉर्नर में आपको लिंक मिल जाएगा और आप उसे क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम आगे क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं जो हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट का है। तो इसके पहले 21 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। अभी हम करने जा रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 22 नंबर। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है द्विघात बहुपद हमें दे रखा है, शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों के योग और गुणनफल में हमें क्या निकालना है, सत्यता की जांच करनी है। मतलब शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे जो मुझे लगाना है, कैसे लगेगा, आप पहले से ही जानते हैं इस बात को कि जो द्विघात समीकरण होते हैं उनके शून्यकों का योग जो होता है उसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारा, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। पहला काम तो हम ये करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे माइनस 4x प्लस 3x करूँगा, माइनस x आएगा। 4 को 3 में मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस 12 आएगा और यहाँ पे भी माइनस 12 आएगा। तो मतलब सही है हमारा। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं यहाँ x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 4। और यहाँ पे कितना कॉमन है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4 एज इट एज हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में हम देख पा रहे हैं 3x माइनस 4 कॉमन है। और यहाँ कितना बचा, x प्लस 1। यहाँ कितना बचा, x प्लस 1। आपने इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है। मतलब यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी शून्यकों को निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, px बराबर 0 करेंगे, मतलब 3x माइनस 4 बराबर एक बार 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 4/3 आएगा। और x प्लस 1 बराबर 0 अगर हम करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, -1 आएगा। मतलब एक शून्य निकल गया और दूसरा शून्य निकल गया। आप किसी को भी अल्फा मान लीजिए और किसी को भी बीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ बात कर लेंगे ये अल्फा और ये बीटा। एक बात आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/e। अब क्वेश्चन ये रहा कि b और a का तो पता नहीं, अल्फा और बीटा पता है। तो मैं जानता हूं कि व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण होता है ax²। तो यहां लिखोगे व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तो क्या करने पर, तुलना करने पर। तो जब ये आप तुलना कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x²। मतलब कितना हो जाएगा, a बराबर 3, a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना हो जाएगा -1 और c बराबर कितना हो जाएगा -4। यही तो होगा। और मैं जानता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं कितना है, -b/a। वैल्यू पुट करिए, LHS साइड पे हम पुट कर रहे हैं और क्या RHS साइड पे जो भी b और a की वैल्यू है और अल्फा और बीटा की चेक करते हैं ये आ रहा है बराबर या नहीं। तो अल्फा की वैल्यू कितना लिया था, 4/3। तो मैं किस में पुट कर रहा हूँ, इसमें पुट कर रहा हूँ, ध्यान रहे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 4/3 प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, -1। कितना है, -1। यहाँ पर कर लूँगा -b/a, तो -1 बाई कितना, a कितना है हमारा, a हम देख पाएंगे हमारा 3 है। कितना है, 3। तो सॉल्व करूँगा तो कितना आ गया, 1/3। कितना आ गया, 1/3। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 × 3 4 - 3/1 3 मतलब कितना, 1/3। मतलब क्या आ गया, यहाँ हमें यही क्या करना था, चेक करना था। LHS बराबर क्या आ गया, RHS। LHS बराबर क्या आ गया, RHS। इतनी बातें आपकी क्लियर होंगी, इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। देखो LHS बराबर कितना आ गया, RHS आ गया। अब देखो जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो हमारा क्या होगा, योग का हो गया। किसका हो गया, योग का। इसको आप नोट कर लीजिए पहले पॉज करके। अब मैं बात करने जा रहा हूँ किसका, गुणनफल की बात करने जा रहा हूँ। किसकी बात करने जा रहा हूँ, गुणनफल की। यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। कितना होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी थी, -1। कितना थी, -1। c का मान कितना था, वहाँ से अगर देख लीजिए तो -4 था। कितना था, -4। और a का मान कितना था हमारा, 3 था। कितना था, 3। मैं यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ 4/3 आ रहा है माइनस, और यहाँ पे -4/3 आ रहा है। मतलब LHS बराबर RHS। यही आपने क्या करना था, सिद्ध करना था। मतलब इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपका पहला यही काम होगा कि पहले अल्फा और बीटा निकालेंगे। अल्फा और बीटा क्या करेंगे, निकालेंगे। अल्फा और बीटा निकालने के बाद जो संबंध आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, उसको पुट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे सारी वैल्यू।
इसका मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज का भी वीडियो डाल रखा था बहुपद का, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यूपी बोर्ड क्लास 10 के हिसाब से आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जिन बच्चों को समस्याएं हैं वहां से जाकर रेफर कर लीजिए। एक वीडियो बनाया है आपका इस पर कि हाँ बच्चों को प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आ रहा है, तो उन बच्चों के लिए भी वीडियो बना है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाएंगे तो लिखा होगा वहाँ पे, प्लेलिस्ट में नहीं, ये अलग से सेपरेट वीडियो होगा जहाँ तक है 10th प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स के, तो यहाँ पे मैंने डाल रखा है। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो रेफर कर लें बच्चा। तो ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे हमारा गुणनफल का और हम बात कर लें योग का, दोनों ही हमारा क्या आ गया है। आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को हमें क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल। तो यहाँ पे अगर मैं कर लेंगे, गुणा करेंगे 10 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, गुणा करने पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे भी हम 10 का दोनों पक्षों में गुणा कर रहे हैं, तो 4x माइनस 5y इक्वल टू कितना होगा, यहाँ देखिएगा -7 होगा। कितना होगा, -7। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर क्या, 2। अगर आपको विलोपन विधि यूज करना है, विलोपन विधि यूज करने का मतलब यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो ऐसा क्या कर दें कि हमारी डिजिट सेम हो जाए। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे ताकि हमारा 15 आ जाए। यहाँ 3 है तो वहाँ पे भी 3 का गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 5 तथा समीकरण 1 गुणे 5 तथा समीकरण 2 गुणे हमें कितना करना है, 3 करना है। कितना करना है, 3। तो 5 का करेंगे कितना हो जाएगा बच्चा, 10x प्लस 15y बराबर 65। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का गुणा करिए, 4 3 12x, और यहाँ कितना हो जाएगा -15y बराबर 7 त्रिके कितना हो जाएगा 21। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, कैंसिल। ये हो जाएगा 22x बराबर कितना, 44। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। x बराबर कितना आ जाएगा, 2। जब x का मान मिल गया किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए। मान लीजिए समीकरण नंबर 2 में पुट करने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे कितना, 2 -5y बराबर -7, -5y बराबर -7 -8 मतलब कितना हो जाएगा, -15, -5y बराबर y बराबर कितना आ जाएगा, 3। y बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो आपको x का मान मिल गया और क्या मिल गया, y का मान मिल गया, और यही हमारा क्या रहा, सलूशन रहा। आप फिर से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था, कई बच्चों को देखकर डर लग जाता है। आप देखिए एक ही डिजिट पर पॉइंट सब में है, तो हमें क्या कर देना है, 10 का गुणा कर देना है, ताकि ये पॉइंट हमारा आगे बढ़ेगा तो 2.0 हो जाएगा। तो 0 लिखे या ना लिखे बात तो एक ही है, 3.0 हो जाएगा, लिखे या ना लिखे एक ही बात है, 13.0 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिखा, 0.0 कुछ लिखा नहीं है, डायरेक्ट मैंने लिखा, तो कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ विलोपन विधि अगर यूज करना है +3 और यहाँ -5 है, तो -5 का गुणा यहाँ करेंगे पहले वाले में, और 3 का गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। तो 5 का गुणा कर दिया और 3 का गुणा कर दिया, -5 नहीं होगा, गलती से बोल दिया। और 4 को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 बचेगा, x का रूप हमें यहाँ से मान मिल गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पुट करेंगे तो y का मान मिल जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। कह रहा है सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर। तो पहले ये हमारा वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। वृत्त से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं हम खींच रहे हैं, बाह्य बिंदु से क्या खींच रहे हैं, स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं। जब यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे, सेंटर से यहाँ तक का ये कितना होगा, r, और ये भी कितना होगा, मतलब मान लीजिए O है, A है और B है, तो ये दोनों तो हमारा क्या है, सेम ही रहेगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या। पॉइंट P से कह रहा है जो मैंने खींचा है ये लंबाई PA और PB क्या है, बराबर है। स्पर्श रेखाओं से खींची गई लंबाइयाँ हमारी क्या है, बराबर हैं। तो पहले तो मान लीजिए दिया क्या है, दिया है जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आए तो आपको पता है
आपको लिखना है सारी बातें। वृत्त जिसका केंद्र हमारा कितना है O और त्रिज्या कितनी है R का बाह्य बिंदु P से बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा कितनी है PA तथा PB है। ऐसा दे रखा है, ऐसा क्या है दे रखा है। हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या करना है आपको सिद्ध करना है कि लंबाइयां बराबर होती है, मतलब PA बराबर क्या PB सिद्ध करना है। PA बराबर PB क्या करना है, सिद्ध करना है। तो उपपत्ति लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, उपपत्ति। कई लोग इसको चाय पत्ती भी कहते हैं लेकिन मजाक करते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है। उपपत्ति बोलने मतलब सिद्ध करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें कितना हो जाएगा। अब देखो पहले रचना लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, रचना में भूल गया, रचना लिखेंगे। रचना में क्या लिखेंगे, P को O से मिलाया, P को O से क्या किया, मिलाया, P को केंद्र O से मिलाया। अब एक बात समझिए बच्चा कि हम बात कर लें, ये वाला देखिए ध्यान से, ये वाला त्रिभुज देखिए, अगर स्पर्श रेखा है केंद्र से हमारा गया है तो मैं कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। कितना, 90 डिग्री का। केंद्र से अगर स्पर्श रेखा खींची गई है तो स्पर्श रेखा ये जो हमारी ये कितना बनाएगी, 90। यहाँ पे भी कितना बनाएगा, 90। तो चलिए हम ले लेते हैं, ये एक त्रिभुज बन रहा है OPA और OPB, ये बन रहा है। तो ले लेंगे त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OPB में। जब ये बात करेंगे OPA और OPB में तो आप देखिए कोण OAP बराबर कोण OBP दोनों कितना है, 90 डिग्री। दोनों कितना है, 90 डिग्री। और OA बराबर OB अगर मैं बात कर लूं तो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और अगर मैं बात कर लूं OA बराबर OP हो गया, और OP बराबर OP अगर मैं कर लूं तो OP बराबर OP क्या है हमारा, दोनों में OP हमारा क्या है, कॉमन है। OAP में भी और OPB में भी, दोनों में क्या कॉमन है, OP कॉमन है। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो जब ये उभयनिष्ठ है मतलब मैं बोल सकता हूं क्या कि भुजा कोण भुजा हमारा क्या है, ये हमारा सर्वांगसम हो गया। तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज OPA सर्वांगसम त्रिभुज OPB भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता। जब ये सर्वांगसम हो गया हमारा, जब ये हमारा सर्वांगसम हो गया तो हम एक बात बोल सकते हैं क्या, अतः PA बराबर PB, PA बराबर कितना, PB, किससे, CPCT से। किससे, CPCT से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये सिद्ध करने वाला काम खत्म हो गया। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। कह रहा है कि हमें दिया है वृत्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है वृत्त पर, वो क्या होती है, उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। तो मैंने क्या मान लिया, वृत्त जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है, उस पे बाह्य बिंदु P से हमने क्या किया, स्पर्श रेखा PA तथा PB खींचा है, जो कि दिया है। ये हमारा सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं, मतलब PA बराबर PB। रचना में क्या लिखना है, P को O से मिलाया है तो P को O से मिला दिया। अब यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं OAP और क्या बन रहा है हमारा OPB, दो ही तो बन रहा है। OPA बन रहा है और क्या बन रहा है, OPB बन रहा है, यही बन रहा है। अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों त्रिभुज को लेंगे और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वाला कोण, यहाँ देखिएगा ये वाला कोण कितना है, ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला भी कितना है, 90 डिग्री है। जब ये 90 और ये 90 और ये वृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त की त्रिज्या हमारी क्या है, बराबर होती है। और मैं देख पाऊँ दोनों में हमारा क्या कॉमन है, OP हमारा क्या है, कॉमन है या उभयनिष्ठ है। तो सर्वांगसम हो गया, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता होगी। जब भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता हो गई तो मैं एक बात बोल सकता हूं क्या कि PA बराबर क्या होगा, PB। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। हाँ देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि
ये है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मेथडोलॉजी यूज करना पड़ेगा, कुछ विधियां यूज करनी पड़ेंगी जहां पे आप क्वेश्चन आसानी से क्या कर सकें, लगा सकें। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आता है कंफ्यूजन भी भरा रहता है क्योंकि समझ में नहीं आता करना कैसे है। अब देखिए त्रिभुज है हमारा, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की बात कर लिया मैंने, ए बी सी बना दिया, ए बन गया, बी बन गया और क्या बन गया, सी बन गया। कह रहा है भुजा BC पर डी बिंदु इस प्रकार है, डी बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC का मतलब ये ADC इसकी बात कर रहा है, कोण BAC के क्या है, बराबर है। मतलब मान लो कोण 1 है, कोण 2 के क्या है, बराबर है। BAC का मतलब ध्यान रखिएगा ये पूरे की बात कर रहा है, और ADC का मतलब ये ध्यान रखिएगा। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये, तो जो दिया है पहले उसको लिख लो। दिया है कोण ADC बराबर क्या, कोण BAC, इसमें त्रिभुज में, ठीक है ना। तो और बात कर लूं, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कितना, CA का स्क्वायर बराबर कितना, CB इंटू CD, CB इंटू कितना, CD। देखो अब यहां बात कर लेंगे उपपत्ति, यहां क्या बात कर लेंगे, उपपत्ति। एक बात समझिए बच्चा, ये तो तभी आएगा जब हम क्या करें, सर्वांगसम सिद्ध करें, या मैं बात कर लूं समरूप सिद्ध करें, सर्वांगसम नहीं समरूप सिद्ध करें। अभी समरूप सिद्ध करने के लिए मुझे एक बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी तरीके समरूप सिद्ध करना है। कौन सा समरूप सिद्ध करोगे, त्रिभुज ADC और ABC को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है, क्योंकि कोण यही दे रखा है ADC और ABC। क्यों ये बोल रहा हूं, आपको जब न समझ में आए ये क्वेश्चन, आपको जब ये क्वेश्चन न समझ में आए, एक चीज फॉलो करिए, यहां क्या कर लीजिए, ये CA स्क्वायर है, CB इंटू कितना है, CD। तो आप काम ये कर लीजिए, CA स्क्वायर को CA इंटू CA लिख सकते हैं, मतलब CB इंटू कितना हो जाएगा, CD। काम क्या कर लीजिए, CA हमारी एक साइड है, CA अपान लिख लीजिए CB, और यहां लिख लीजिए क्या, CD अपान CA, ये लिख सकते हैं। मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कैसे, जब सिद्ध करेंगे तब। तो समरूप सिद्ध होगा तो हमारी यही भुजा क्या होगी, बराबर। अब वहां अगर मैं दिमाग लगाने बैठूं, इसकी भुजा ले लेता हूं, इससे बराबर होगा तो अनुपात बराबर होगा, और CD बराबर होगा तो हमारा CA बराबर होगा। तो ये जो होता है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। कंफ्यूजिंग का मतलब समझ में नहीं आता है। तो आप यहाँ पे ये काम कर लीजिए, अपने कॉपी में अलग से थोड़ा सा देख लीजिए, और करना यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ बस आपको क्या करना है, उपपत्ति करते समय त्रिभुज ले लेंगे। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे आप, ये त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAC में, त्रिभुज ABC और ADC में। मुझे एक बात पता है कि कोण 1 बराबर कितना दे रखा है, कोण 2 दे रखा है। कोण 1 बराबर कोण 2 मतलब क्या, कोण 1 कोण 2 क्या है हमारा, ADC, और हम बात कर लें BAC हमारा क्या है, बराबर है, ठीक है ना। एक बात हमारा क्या है, ये बराबर है। यहाँ पे एक चीज और है, देखिए ACB, कौन सा, ACB और ACD ये दोनों उभयनिष्ठ है। कोण ACB ये दिया है, ये क्या है, दिया है, लिखना पड़ेगा। कोण ACB किसमें, ABC त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं, ACB बराबर ACD का मतलब देखो ध्यान से, ये दोनों एक ही तो कोण है। हम बात कर लें ACB तब भी यही आ रहा है, ACD तब भी यही आ रहा है, बस लाइन हमारी क्या है, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो वो क्या हो गया, समरूप हो गया हमारा। क्या हो गया, समरूप हो गया। मतलब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DAC। जब समरूप हो गया तो आपने क्या करना है, अब बस सीधी सीधी बात है, उसमें दिमाग अपना मत लगाइएगा, जो सिद्ध करना है उसी से बस ले लीजिएगा। अतः आप क्या कर देंगे, ये बात अपना लिख देंगे, लेकिन ये ध्यान रहे ये चीज आपने अलग से करनी है। कहाँ करनी है, अलग से, यहां मत करिएगा। तो इसको लिख लीजिए CA अपान CB इक्वल टू CD अपान CA, ये हो जाएगा। अब देखो कैसे हुआ ये, अगर मैं बात कर लूँ CA यहाँ पे लिया तो किसमें लिया, त्रिभुज ABC में लिया। किसमें लिया, त्रिभुज ABC में। जब मैंने CB की बात किया तो CB हमने किसमें लिया, ये भी हमने त्रिभुज ABC में ही लिया। यहाँ पे अगर बात कर लें CD तो किसमें लिया हमने, ये लिया था त्रिभुज ADC में लिया था। और जब CA की बात किया तो यहाँ किसमें लिया,
ये त्रिभुज ADC में ही लिया। तो आपने क्या करना है, यहाँ सोचेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, बार बार कह रहा हूँ, आप अलग से कर लीजिएगा, इसको लिखिएगा और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, CA² बराबर CB गुणे कितना CD। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए एक बार इसको, आगे चलते हैं। वर्गंतराल दे रखा है, हमें माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए राजीव की जो बुक है ना, उसमें जो प्रिंट हुआ है 2025 में, मैं देख पा रहा हूँ उसमें क्या है, उसमें मिस प्रिंट दिया है, उसमें क्या दिया, अनसॉल्व्ड की बात कर रहा हूँ, मैं किसी बात कर रहा हूँ, अनसॉल्व्ड की बात कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आप ध्यान रखिएगा कि सेट 2 में अंक नंबर क्वेश्चन में वो दे रखा है क्या, माध्य ज्ञात करना है, लेकिन जो उत्तर दे रखा है वो क्या दे रखा है, माध्यक या माध्यिका के बारे में बात कर रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ माध्यिका ही निकालना है, क्या निकालना है, माध्यिका, क्योंकि उत्तर वही दे रखा है। इसने प्रिंट करने में यहाँ पे माध्य लिखा था, मैंने उसको करेक्ट करके क्या लिखा है, माध्यिका लिखा है। जिन बच्चों को ये लगता है माध्य निकालना है, आप माध्य अगर आता है तो वो भी निकल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट माध्यिका यहाँ निकालना है। यहाँ क्या निकालना है, माध्यिका। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, बनाते हैं इसका वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल बनाइए, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिखते हैं, फिर लिखेंगे बारंबारता, क्या लिखेंगे, बारंबारता, बारंबारता के बाद लिखेंगे संचयी बारंबारता, क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता। क्योंकि माध्यिका निकालना है तो पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से कितना, 40, 40 से कितना, 45 और 45 से कितना, 50। 15 से 20 का अगर मैं बात कर लूँ तो कितना है, बारंबारता 14 है, और 20 से 25 कितना है, 56 है, 25 से 30 कितना है, 60 है, और 30 से 35 कितना है, 86 है, और इसी तरह की बात कर लूँ 35 से 40 कितना है हमारा, 74 है, और 40 से 45 कितना है, 62 है, और 45 से 50 कितना है हमारा, 48 है, कितना है, 48। संचयी बारंबारता अगर मैं निकाल रहा हूँ तो कैसे निकालता हूँ, 14 तो ये रहेगा, अब 14 में 56 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तभी हमारा क्या होगा, संचयी बारंबारता निकलेगी। मतलब अगले वाले को ऐसे जोड़ते जाना है, अगले वाले को क्या करते जाना है, जोड़ते जाना है। तो ये जाएगा 70, 70 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130, और 130 में अगर आप 86 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा लगभग 216, कितना आ जाएगा, 216। 216 में आप 74 जोड़ेंगे, 216 में क्या जोड़ेंगे, 74 जोड़ेंगे, तो 74 जोड़ेंगे, 6 4 10 हो गया, 7 1 8 1 9, 290 हो जाएगा। 290 में 62 जोड़ेंगे, 290 में क्या जोड़ेंगे, 62, तो ये आ जाएगा 352, कितना आ जाएगा, 352। 352 में अगर 48 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, कितना आ जाएगा, 400। तो ये तो हमारा हो गया जोड़, ये क्या हो गया, जोड़। अब मुझे पता है माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर आपको फार्मूला याद होना चाहिए, अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। माध्यिका बराबर L + n/2 - CF अपान F इंटू क्या, H इंटू क्या, H। तो यल कितना होगा, अब देखो यल का मतलब क्या, लोअर लिमिट। पहले तो एक बात समझो कि n/2 अगर मैं निकाल रहा हूँ तो 400/2 कितना आएगा, 400/2 200 आएगा, कितना आएगा, 200। तो 200 कहाँ है रहेगा, 130 से ज़्यादा, मतलब ये वाले रो में रहेगा, ये किसका रहेगा, L, क्या रहेगा, L। और यहाँ बात कर लेंगे, ये क्या होगा, F, क्या होगा, F। यहाँ ये क्या होगा, ये होगा CF। हमेशा कौन सा वाला लेना है, ध्यान रखिएगा, जो आ रहा है उससे पहले वाला, जो आ रहा है, मतलब जैसे मैंने 200 आ रहा था, 216 वाला लिया तो CF ऊपर ही लेते हैं, CF कहाँ लेते हैं, ऊपर। इसका जो बारंबारता लेते हैं, F का मान लेते हैं, वो वही रहता है रो जो हमारा सेलेक्ट किए रहते हैं, और उसी में हम क्या निकालेंगे, L। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। H का मान क्या होगा, वर्ग अंतराल में हमारा 5 का डिफरेंस है, कितने का है, 5 का। तो पहले रख लीजिए वैल्यू, रखेंगे तो 30 प्लस यहाँ आप कर लेंगे कितना, n/2 का मतलब कितना, 200, n/2 कितना था, 200 ही तो था। यहाँ बात कर लेंगे CF, CF का मान कितना है, 130 है, तो 130 रखेंगे। और F का मान कितना है, देखिए F का मान कितना है, 86 है, तो यहाँ 86 रखा, और गुणे कितना हो गया, गुणे कितना, 5। अब सॉल्व कर लीजिए, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस ये ऊपर हो जाएगा 70 गुणे 5 बटे कितना, 86। इसको हल कर लीजिए तो आ जाएगा 30 प्लस 350 बटे कितना, 86। तो यहाँ पे अगर हल करेंगे तो 30 प्लस ये आ जाएगा 4.06 के आसपास आएगा, ये आ जाएगा 34.06, 34 कितना, 06। इसको कैलकुलेट करिएगा, 4.06 के आसपास ही आएगा।
34.06 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है। पासे मतलब क्या, जो आप लूडो वगैरह खेलते हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसके डाइस की बात कर रहे हैं जो हम यूज करते हैं, तो उसमें 1 से 6 तक ही होता है। निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए। पहला बोल रहा है प्रायिकता बराबर क्या होता है। प्रायिकता बराबर आपको बताया था, बताइए प्रायिकता बराबर क्या। प्रायिकता बराबर होता है जो घटना घटित हो रही है उसकी संख्या मत और टोटल घटना जितनी घटित हो रही है उसकी संख्या, जो टोटल घटना घटित हो रही है उसकी संख्या। तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट अपान टोटल इवेंट ऐसा बोलते हैं अंग्रेजी में, बट आप ध्यान रखिएगा हिंदी में इसको यही बोलते हैं, घटना जो घटित हो रही है उसकी संख्या अपान कुल घटना। अपान क्या, कुल घटना। एक बात मुझे पता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगी, पहला मैं बता रहा हूं, कौन सा बता रहा हूं, पहला। अभाज्य संख्या पासे में क्या होती है, अभाज्य संख्या पासे में क्या होती है। तो एक को तो लेते नहीं है, हमको क्या लेना है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, यही तो होगा। अगर मैं 4 की बात कर लूँ, 2 से कटता है, अभाज्य तो होगा नहीं। 6 हमारा 2 से कटता है, तो यहाँ पे 1 को लेना नहीं, अभाज्य उसमें नहीं लेते हैं, अभाज्य नहीं होता है वो। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ 2, 3 और 5 होगा, 2, 3 और 5। और मैं प्रायिकता वाले फार्मूले में अगर पुट करता हूँ तो प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, घटना घटित होने की संख्या कितनी है, 3, और कुल घटनाएं कितनी है, 6। तो मतलब कितना आ गया, 1/2। कितना आ गया, 1/2। इसी तरीके बी वाला अगर हम बात करें, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच क्या है, 3 है, 4 है और क्या है, 5 है। ये 3 संख्याएं हैं, ये क्या है, 3 संख्याएं, यही हमारे यहाँ इनके बीच में है। तो अगर मैं बात कर लूँ प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता 2 और 6 के बीच संख्या की हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, कुल घटना कितनी है, 3, मतलब सॉरी जो घटना घटित हो रही है कितनी है, 3। अब कुल घटना कितनी है, 1 से लेकर 6 तक कुल घटनाएं होती है, मतलब कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे भी अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूज कतई नहीं होना है। अभाज्य संख्या 1 को नहीं बोलते हैं, 2, 3, 5 ही होगा आपका। 3/6 यहाँ पे भी आएगा क्योंकि घटना 3 ही है, कुल घटनाएं कितनी है, 6। क्वेश्चन ये आ रहा होगा सर कुल घटना 6 कहाँ से ले रहे हो। एक बात समझो, कुल घटना अगर मैं बोलूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही तो होता है। पासे में जो संख्याएं कुल होती हैं कितनी होती हैं, 6 ही होती हैं। तो अपान में 6 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, अपान में 6। तो यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1/2। नोट कर लीजिए। देखिए 8 पदों का योग कितना दे रखा है, 64। मतलब आपको फार्मूला पता है, Sn बराबर कितना होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू कितना d। n पदों के योग का फार्मूला कितना होता है, यही तो होता है। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पुट करूँ 8/2 2a प्लस 8-1 इंटू कितना d बराबर कितना हो गया, 64। एक बात समझिए, ये काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये हो जाएगा 2a प्लस 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7d इक्वल टू कितना, 64। और 2a प्लस 7d बराबर कितना हो जाएगा, 64/4, मतलब कितना, 4 एकम 4 छक 24। 2a प्लस 7d बराबर कितना हो गया, 16। कितना हो गया, 16। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 1। दूसरा हमसे कह रहा है कि 17 पदों का योग कितना दे रखा है, 289। फार्मूला आपको पता है, n का मान कितना दे रखा है, 17। तो 17/2 2a प्लस n का मान फिर पता है n-1, मतलब 17-1 इंटू d, और इधर कितना है 289। सॉल्व कर लीजिए, 2a प्लस ये कितना हो जाएगा, 16d। अब एक बात समझो, ये उधर जाएगा 289 में क्या हो जाएगा, भाग में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुड़े में, और ये गुड़े में नीचे क्या हो जाएगा, भाग में। तो 17 का 17 से कटेगा, कितना आएगा, 17 289 होता है। तो यहाँ बात कर लेंगे, और कितना आ जाएगा, 2a प्लस 16d बराबर कितना हो जाएगा, 17 दूना कितना, 34। 17 दूना कितना, 34। अब ये समीकरण नंबर 2। अब देखो विलोपन विधि लगाने के लिए अगर मैं बात कर लूँ इसमें और इसमें, विलोपन विधि अगर मुझे लगाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2a यहाँ पे भी है, 2a यहाँ पे भी, काम तो हो जाएगा हमारा। तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर जब लिखा इसको तो ये कितना हो जाएगा, एक कितना है 2a प्लस 7d इक्वल टू कितना 16, और यहाँ कितना हो गया 2a प्लस 16d बराबर कितना हो गया 34, माइनस माइनस माइनस।
घटा कितना आ जाएगा, 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा, -9 डी आ जाएगा। यहाँ पे 14 में से 6 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, तो डी बराबर कितना आ गया 2, डी बराबर कितना आ गया 2। सर्वांतर का मान आ गया 2। जब सर्वांतर का मान 2 आ गया तो इसका मान हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे, चाहे 1 में चाहे 2 में। डी बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखो ध्यान से, 2a + 7d बराबर 16 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 2a + 7 × d का मान 2 बराबर 16, 2a बराबर 16 - 14 और ये कितना आ गया 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2/2 मतलब कितना 1, तो a का मान 1 आ गया प्रथम पद, सर्वांतर कितना हो गया 2। 6 नंबर का क्वेश्चन है जो कि फ्री में मिल रहा है, कुछ भी आ ही नहीं रहा है इसमें। देखिए यहाँ पे 8 पदों का योग दे रखा है, 17 पदों का योग दे रखा है, 2 हमारे क्या बनेंगे, वेरिएबल बनेंगे। वेरिएबल का मतलब मैं बात कर लूँगा क्या, चर राशि। चर राशि मतलब जो बदलती रहे हमारी, चर राशि हमारी हो गई a और d के रूप में, यहाँ पे भी a और d के रूप में, दोनों को हल करूँगा, a और d का मान क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यही काम करना है आपने, नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा अथवा में दे रखा था, उसी में किस में दे रखा था, अथवा में। कह रहा है एक रेलगाड़ी के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, रेलगाड़ी के बारे में बोल रहा है। रेलगाड़ी के बारे में बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखो एक बात समझो, एक रेलगाड़ी है जो कि 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूरी वही है। कह रहा है यदि चाल को 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह 2 घंटा कम समय लेती है। 2 घंटा नहीं होगा, 1/2 घंटा होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, 1/2 घंटा होगा। कितना होगा, 1/2। जो अंसार में दे रखा है वो कितना है, 1/2 घंटा है, 1/2 घंटा कम लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जो पूछ रहा है ना वही मान लेता हूँ। रेलगाड़ी की चाल माना, रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर पर घंटा है। तो जब x किलोमीटर पर घंटा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, चाल बराबर कितना, दूरी बटा समय, दूरी बटा कितना समय। तो मैं पहले कंडीशन के लिए समय ले रहा हूँ t1, चाल कितना है मेरा x, दूरी कितनी है 180, समय कितना है t1 मान लिया। तो t1 बराबर कितना हो गया 180/x। क्यों t1 निकाला, क्योंकि जो बता रखा है कि अगर 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो जा रहा है तो समय कितना लग रहा है, 2 घंटा कम लग रहा है। पहले से 2 घंटा कितना लग रहा है, कम लग रहा है। जो तुलना कर रहा है वो समय की कर रहा है, तो हमें निकालना क्या है, समय। ठीक इसी तरीके अगर आप t2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे t2, ये तो t1 निकला ना, t2 जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180/x + 5। ये क्या हो जाएगा 180/x + 5 और ये कितना हो जाएगा ये, क्योंकि दूरी तो समान ही है ना, वो बस क्या कर रहा है, चाल अपना बढ़ा रहा है। तो चाल जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे x आ रहा था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दूसरे कंडीशन में x + 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर बढ़ रहा था। तो प्रश्नानुसार यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बातें बोल रही। अब देखो एक बात समझने वाली बात है कि अगर मेरा अंश समान है, अंश क्या है, समान, ध्यान से समझो। अगर मैं बोलूं कि अंश समान है, अंश क्या है, समान है, और एक बार 2 है एक बार 5 है, तो ये हल करेंगे तो कितना आएगा 2, और ये हल करेंगे तो कितना आएगा 5। मतलब जब नंबर कम है तो ये क्या ज़्यादा, और जब नंबर ज़्यादा है तो ये क्या कम। एक बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, कई बार बच्चे गलती भी कर देते हैं। तो आप एक बात समझो, x कोई मान है, x में कुछ जुड़ा है, मतलब ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा। जब ये वैल्यू ज़्यादा तो ये वैल्यू क्या होगी, t2 का मान कम होगा। और x का मान अगर मेरा कुछ भी है और एक ही उसमें कुछ जुड़ा नहीं है तो क्या होगा, ये t1 का मान पूरा ज़्यादा होगा और t2 का मान क्या होगा, कम होगा। और कितने का समय का हमारा अंतर आ रहा है, 1/2 घंटे का। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको देखो कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो t1 ये तो हमारा क्या है, ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे साइड पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। t2 में कितना, आधा घंटा क्या ले रहा है, आधा घंटा कम समय लेता है। कौन, अगर चाल बढ़ जाती है तब, तो चाल बढ़ जाती है तो आधा घंटा कम समय लेने का मतलब क्या हो गया, अभी हमने क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, अब एक बात समझ में आ रही है। ये वैल्यू क्या होगी, t1 की मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जब x का मान कुछ भी होगा और इसमें कुछ जोड़ रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, ये कुछ ज़्यादा होगा। जब नीचे ज़्यादा और ऊपर का मान हमारा क्या है, समान है, ऊपर का मान क्या है, समान, नीचे ज़्यादा, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये कम होगा, t2 क्या होगा, कम। नीचे वही है, ये ज़्यादा, मतलब ये क्या होगा, ये ज़्यादा होगा।
तो जो आधा का अंतर आ रहा है वो किधर जोड़ेंगे, जहां हमारा कम होगा उधर जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर दिया तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ इसको 180/x माइनस 180/x प्लस 5 बराबर 1/2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस बात को, बट मुझे बातें समझानी थी कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसलिए मैंने बताया आपको। यहाँ पे अब अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो 180 कॉमन है, 180 क्या है कॉमन, तो 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बराबर कितना 1/2। हल कर लो थोड़ा सा, इसको इधर भेजो, देखो ऐसा काम कर लो ना, इसको हल करते हैं, कितना आएगा देखो x प्लस 5 माइनस एक्स बटे कितना x² प्लस 5x, यही तो होगा। और इधर कितना हो जाएगा 1/2। ध्यान से देखना है यहाँ पे, चूंकि कुछ वर्ड लिखे हुए हैं मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। x प्लस 5 माइनस एक्स अपान x² प्लस 5x, यहाँ पे ये बातें हैं। अब मैं माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो गया कैंसिल, 180 में 5 का गुणा करेंगे 18×5 90 होता है, 90 और ये हो जाएगा, ये बटे 2 है, इधर आगे क्या हो जाएगा गुणे 2 हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा x² प्लस 5x हो जाएगा, x² प्लस कितना 5x। अब एक बात समझो कि ये 1800 होगा, अगर मैं इसको उधर भेज दूं, इसको किधर भेज दूं उधर भेज दूं, x² प्लस 5x माइनस कितना हो जाएगा 1800 बराबर कितना 0, यही तो होगा। अब जब तुम इसका गुणनखंड करोगे ना तो ये आएगा x² प्लस 45x माइनस कितना 40x। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ये आ रहा है या नहीं। तो 45 और 40 करें, 5 चौके 20, 0 2 आ गया, 4 चौके 16, 2 18, तो आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान ये रखना कि यहाँ पे भी हमारा क्या होगा चर राशि होगी x, क्योंकि यहाँ 5 हमें लाना था घटाने पर, और ये क्या था हम गुणन करने पे हमारा कितना आना चाहिए 1800। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ x का कॉमन लिए तो x प्लस 45 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा -40 कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे -40, तो -40 कॉमन लेंगे तभी कितना होगा x प्लस 45 आएगा। x प्लस 45 दोनों में कॉमन है, और यहाँ कितना है x माइनस 40। अब देखो कभी भी जो चाल का मान होता है, जो चाल का मान होता है वो कभी भी हमारा निगेटिव नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि x बराबर कितना आ गया, एक बार x बराबर मैंने कहा -45 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 45 बराबर अगर 0 हो रहा है तो x का मान -45, चूंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, अतः यही वाला सही होगा। x माइनस 40 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब एक बात समझना, इस सारे क्वेश्चन में मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, इन सब क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। आपने एक बात ध्यान रखना है बच्चा कि दूरी हमारी क्या है निर्धारित है 180 किलोमीटर, और उसका कुछ ना कुछ चाल होगा, एक समान चाल बोला है ना, मतलब कुछ ना कुछ क्या होगा चाल होगा। कह रहा है अगर चाल को 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दें, मतलब जो भी चाल था उसको 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिए, तो समय कितना लग रहा है आधा घंटा कम लग रहा है। तो मतलब जो आधा घंटा कम लग रहा है वो जोड़ेंगे तब तो पहले वाले के बराबर होगा, तो वही काम मैंने किया है यहाँ पे। और एक दूसरा तरीका भी आपको समझाया ही था कि ऊपर वाला अंश समान है, अगर नीचे ज़्यादा तो ये कम, और ये हमारा जनरल कंडीशन में ज़्यादा होगा ही, क्योंकि इसमें कुछ जुड़ा है नहीं। तो इससे भी कर सकते हैं, या वैसे जैसे आपको समझ में आया वैसे कर लीजिए। आधा घंटा हमारा क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है कम लग रहा है, तो कम लग रहा है, इसमें जोड़ेंगे तभी तो पहले के बराबर होगा। इसमें हमें समीकरण में लिखना है ना, तो ये हल पुट कर लेंगे। 180 कॉमन था, हल किया, ये द्विघात समीकरण बना, द्विघात समीकरण को हल किया, -40 और +45 बना। कभी भी चाल ऋणात्मक नहीं होती है, -45 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 40 लेंगे। इस तरीके से आपका क्या हो गया हल हो गया। नोट कर लें इसको, क्या कर लें नोट कर लें, ठीक है। तो चलते हैं अभी आगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी, इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो था, जो ये राजीव का अनसॉल्व्ड दे रखा है, इसमें क्या है, इसमें बता रखा है जो आंसर दे रखा है ना इसका, वो गलत दे रखा था। इसका दे रखा था कितना 27.6 दे रखा है, जो कि आ ही नहीं रहा है किसी भी हाल में, 40 ही आ रहा है। तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार अपनी तरफ से, बट मैंने चेक किया 2-3 बार, मुझे लगा कि हाँ यही आंसर आ रहा है, ये आंसर गलत दिया है। आंसर क्या दिया है, गलत दिया है। तो चलते हैं आगे। कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की गर्दन, इसका गर्दन कैसा है, गर्दन हमारा दे रखा है बेलनाकार है, गर्दन कैसा है बेलनाकार है। कांच का एक बर्तन है जिसकी लंबाई हमें दे रखी है, और जबकि गोलाकार आकार का व्यास, मतलब ये गोलाकार आकार का हो गया, और इस पे व्यास जो ये हमारा दे रखा है ऊपर, वो किसका है बेलन का, इसका दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है कितना 2 सेंटीमीटर।
तो स्मॉल आर अगर मैं निकालना हूँ तो 2/2, चूँकि ये डायमीटर दे रखा है तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और यहाँ दे रखा है 8.4 सेंटीमीटर इसका व्यास है गोले का, तो व्यास दे रखा है 8.4 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर निकालना हूँ तो 4.2 सेंटीमीटर, यही तो आएगा। अब देखिए एक बात समझिए, हम बात कर लें बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, तो यहाँ बात कर लेंगे कांच के बर्तन का आयतन, कांच के बर्तन का आयतन, तो कितना हो जाएगा आयतन आप बताइए। एक तो हो जाएगा गोले का आयतन जो इसमें पूरा पानी भरा जा रहा है ये, और एक बेलन का आयतन, गोले का आयतन प्लस कितना, प्लस बात कर लेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब एक बात समझिए बच्चा, गोले के आयतन की बात कर रहा है मतलब कितना 4/3 पाई आर क्यू, और बेलन के आयतन की बात कर रहा है मतलब पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में पाई कॉमन है, दोनों में पाई क्या है कॉमन, 4/3। ये आर क्यूब बोल रहा है, तो आर क्यूब मतलब कितना अभी आपने निकाला है 4.2, कितना निकाला है 4.2 का 3 बार गुणा होगा, प्लस यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ आर स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है 1 का स्क्वायर इंटू कितना 7, तो यहाँ पे अगर आप हल कर रहे हैं 3 एकम 3 चौक के 12 पाई आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको हल करिए, इसको क्या करिए हल करिए, तो हल करेंगे तो इसको कर लेते हैं 1.4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, आप इसको करिएगा, करने पर आएगा 105.784, कितना पाई आएगा 105.784 पाई, ऐसा आंसर में दे रखा है, तो यही हमारा आंसर भी आ रहा है, और हल करेंगे तो ये आएगा भी, ठीक है ना। आपने यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर लीजिएगा, करना वैसे ही है, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, अभी आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है, कह रहा है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक कोन के शंकु के आकार का है, एक शंकु के आकार का है, उस जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर, देखो एक हमारा खिलौना दे रखा है, खिलौने का बोल रहा है शंकु के आकार का है, कैसे है शंकु के आकार का है, और कह रहा है कि उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ऐसे है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हमारे कितनी दे रखी है 15.5, कितनी दे रखी है 15.5, ये दे रखा है, संपूर्ण ऊंचाई जो दे रखी है 15.5 दे रखी है, और जो मुझे त्रिज्या दे रखा है वो कितना है यहाँ से यहाँ तक का, तो देखो ये दे रखा है 3.5, जब 3.5 ये है तो नीचे भी तो 3.5 ही होगा त्रिज्या, ये वाला भी कितना होगा 3.5 ही होगा। अरे गोले की बात कर रहे हैं तो गोले का इधर ले त्रिज्या या नीचे ले, बात तो एक ही होगा 3.5, ये कितना हो गया यहाँ तक 3.5 हो गया, यहाँ तक कितना हो गया 3.5। अगर मैं इसका कोण का निकालना हूँ ऊंचाई तो कितना होगा एच डैश, मतलब मैं बोल दे रहा हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 15.5 माइनस कितना 3.5, मतलब आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या तुमको पता ही है। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, देखो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या होता है, हम जानते हैं शंकु का कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, प्लस अगर मैं बात कर लूँ गोले का कितना होगा, गोले का हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, दोनों को हम क्या कर रहे हैं हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर हमारा कॉमन है, पाई आर हमारा क्या है कॉमन, बचेगा क्या एल प्लस 2r, एल प्लस कितना बचेगा 2r। जब मैं यहाँ यल निकाल रहा हूँ तो यल कितना हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है वो क्या होता है h और r के स्क्वायर के बराबर होती है, तो एच स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर, और यहाँ जो h चल रहा था वो शंकु की ऊंचाई कितनी चल रही थी 12, कितनी चल रही थी 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, हल करेंगे 144 आएगा ये, और ये कितना आएगा 12.25 आएगा, 12 कितना आएगा 25, इसको हल करेंगे तो ये आएगा लगभग 6 5 15 6 2 5 ऐसा समथिंग आएगा, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे समझ से 12.5 आएगा, कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, कितना है 12.5, तो ये 12.5 हमारा आ गया। अब हम बात कर लेंगे ये किसका आया, एल का मान आया, तो पाई का मान आपको पता है 22/7, और आर का मान कितना पता है 3.5,
तिर्यक ऊंचाई कितनी निकली 12.5 और जो 2r है 3.5 यहाँ से हम क्या कर लेंगे हल करेंगे, क्या करेंगे हल करिए। 7 × 5 = 35.5 आएगा, इसको गुणा करेंगे 11.0 आएगा, 12.5 ये आएगा और इधर करेंगे 7.0 आएगा, 12 7 कितना हो गया 19.5 गुणे कितना 11। तो अगर मैं हल करता हूँ तो हो जाएगा 5 9 5 14 4 1 आ गया, 9 1 10 1 11 1 आ गया और इधर कितना हो गया 214.5 आएगा, कितना आएगा 214.5। चूंकि क्षेत्रफल निकल रहा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, किसमें होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा अगर शंकु अध्यारोपित है गोले पर तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बात कर लेंगे और क्या निकाल लेंगे यहाँ से निकाल लेंगे हम उसका निकाल लेंगे क्या नाम है शंकु का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना होता है πr/l और ये 2πr², दोनों को ऐड करेंगे। πr कॉमन था, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए πr कॉमन ले लिया, l + 2r हमारा बच गया। तो जो मेन अगर कॉमन होता है तो कॉमन ले लिया करिए, कैलकुलेशन आसान रहती है। पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 दे रखा था, पुट किया 12.5। अब ये मैंने निकाला, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, रूट में h² + r², 12.5 आ गया, ये हमारा 2 × 3.5, सबको हल किया कितना आ गया 214.5। ये हमारा क्या हो गया, ये सारा क्षेत्रफल हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट कर लीजिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बहुमंजिले भवन को शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। अभी देखो इसमें फिगर बनाना, ये जो हमारा 9वां नंबर चैप्टर है ना त्रिकोणमिति का जो हम यूज करते हैं प्रयोग करते हैं उसका फिगर बनाना आपके लिए। बहुमंजिले भवन के शिखर, अब समझो एक बहुमंजिला भवन है मेरा, कह रहा है पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण हमें 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब देखो ये 10 मीटर ऊंचा हमारा क्या है भवन है, 10 मीटर ऊंचा क्या है भवन है, इसके शिखर का अवनमन कोण मतलब ये बात कर रहे हैं कोण, और इसके हम बात कर लेंगे तल का मतलब इसका अवनमन कोण हमें दे रखा है। शिखर का जो अवनमन कोण था वो 30 डिग्री दे रखा है और ये दे रखा है पूरा कितना 45 डिग्री, कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए, भवन की क्या कर रहा हूँ ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो एक बात समझो, भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। जाओ जाओ आ रहे हैं अभी हम पूछेंगे, घर पे तैयार कर लेना अगर तैयार नहीं होगा तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे, देख क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है 10 मीटर ऊंचा भवन था तो 10 मीटर ये भी रहेगा, ऊपर वाला कितना रहेगा h रहेगा। मुझे पूरा निकालना है, भवन की ऊंचाई याद करनी। अब देखो कैसे निकालेंगे, जब ये 45 तो ये भी 45, ये थोड़ा लाइन सीधी रहेगी, आप ध्यान रखिएगा। मेरा बाहर चला गया है तो आप उसको थोड़ा सही से बनाइएगा, कुछ इस तरीके जाएगा। 45 ये रहेगा और ये कितना रहेगा ये 30 रहेगा, ये कितना रहेगा 30। फिर से इस फिगर को एक बार ध्यान से देख लेते हैं, एक जगह बगल में ही बना देते हैं। हमसे कह रहा है कोई हमारा क्या है बहुमंजिला भवन है, 10 मीटर ऊंचाई का हमारा क्या है 10 मीटर ऊंचाई का कोई भवन है, इसके शिखर का और इसके पाद का जो हमारा बन रहा है वो कैसा है, ये दे रखा है कोण 30 डिग्री अवनमन कोण, और ये जो दे रखा है कितना दे रखा है, ये दे रखा है 45 डिग्री, कितना दे रखा है 45 डिग्री। ये 45 तो ये भी कितना 45 और ये 30, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसको खींचूँ तो ये कितना हो जाएगा ये भी 30, क्योंकि ये 10 मीटर था तो ये भी 10 मीटर होगा, और ये हमने क्या मान लिया h। अब यहाँ नाम दे दीजिए O A B C और ये क्या हो गया D। अब बात कर लीजिए त्रिभुज O A और D में, त्रिभुज O A और D में अगर मैं बात करूं तो tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब कितना हो जाएगा h + 10, मतलब मैं पहले नाम लिख देता हूं AD अपान कितना OA, ये एक हो जाएगा। AD कितना है, AD दे रखा है h + 10 और OA कितना है निकालना है, तो OA बराबर कितना आ गया h + 10 आ गया, कितना आ गया h + 10। एक समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 1। दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या है हमारा, यहाँ बात कर लें tan 30, क्या बात कर लें tan 30 बराबर कितना हो जाएगा h, मतलब हम बात कर लेंगे CD अपान कितना BC, CD अपान कितना BC। अब एक बात समझो, BC और OA तो बराबर होगा ना, क्योंकि ये आधार से हमारा जुड़ा हुआ है, BC और OA हमारा हमेशा क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो OA का मान हमारा जो आया था उसको हमें अब ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। CD का मान हमारा कितना दे रखा है, CD का मान मुझे निकालना है, CD का मान मुझे क्या करना है निकालना है, ये दे रखा है h + 10,
क्योंकि हम जानते हैं BC बराबर क्या, BC बराबर OA, BC बराबर क्या है OA। इसको इधर गुणा करिए, H+10 बराबर H+10 बराबर √3H, और 10 बराबर कितना हो जाएगा √3H माइनस H कॉमन ले लेंगे, H क्या करेंगे कॉमन लेंगे, √3 - 1, और इधर कितना हो गया 10। तो अगर मैं यहाँ की बातें यहाँ लिखूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, H बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा 10/√3 - 1, 10/√3 - 1। अब देखो √3 - 1 नीचे तो लिखेंगे नहीं, तो इसको क्या करते हैं, इसको परमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, परमेयीकरण। तो परमेयीकरण करने आपको आता ही है, ऊपर हम प्लस से गुणा कर देंगे, नीचे भी हम इसका क्या कर देंगे, प्लस से गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 10√3 + 1। अब देखो A² - B² मतलब नीचे क्या हो जाएगा, 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो 10/2 √3 + 1, 5 √3 + 1। क्या आंसर आ गया हमारा, क्या आंसर आ गया। अब देखो यहाँ तक करने के बाद कई बच्चे छोड़ देते हैं। हमसे पूछा क्या था बच्चा, भवन की ऊंचाई। अब भवन कौन, बहुमंजिला भवन था, तो भवन को पूछा है तो H तो निकाले लल्ला, 10 कौन ऐड करेगा, 10 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है, भवन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा हमारा H प्लस कितना ये, तो H प्लस कितना था 10, H प्लस कितना था 10, H का मान कितना आया हमारा, H का मान आया था, तो थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। H का मान कितना आया 5√3 + 1, और अगर मैं बोलूँ 10 हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 5√3, और इधर कितना हो जाएगा +5 + 10, मतलब कितना हो जाएगा 5√3 + 15, 5√3 + 15, ये फाइनल आंसर होगा 5√3 + 15। भवन की ऊंचाई हमारी कितनी आएगी 5√3 + 15, ध्यान रखिएगा, ये पूरा आएगा हमारा कितना 5√3 + 15, कितना सेंटीमीटर आएगा। फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को, कह रहा है बहुमंजिला भवन को शिखर से देखने पर, शिखर से देख रहा है, कह रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई हमसे दे रखा है, मतलब ये कोण दे रखा है, अनुमान कोण कितना 30 डिग्री दे रखा है एक बार, और उसके पाद का मतलब तल का हमारा कितना दे रखा है 45 डिग्री, दोनों कोण दे रखा है, दोनों कोण क्या है दे रखा है। आपने क्या करना है, पहले कोई एक त्रिभुज ले लेंगे, आपको जो मन करे वो ले लीजिए। मैंने ये लिया है आपका, पहले ये लिया था, ये वाला सेक्शन लिया था, तो आप पहले इसको ले लीजिए। देखिए पार्ट में लिख दे रहा हूँ, अगर खिंचपिच हो गया है तो पहला पार्ट ये रहेगा, दूसरा पार्ट ये रहेगा आपका, दूसरे पार्ट के बाद तीसरा पार्ट ये रहेगा, और चौथा पार्ट क्या रहेगा ये रहेगा, ठीक है ना। पहला पार्ट आपने ये बनाना है त्रिभुज tan 45, अगर मैं बात कर लूँगा तो कितना हो जाएगा, ये पूरा ऊंचाई मतलब AD/OA, और इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से एक समीकरण मिलेगा OA tan 30 अगर रखूँगा तो कितना आएगा CD/BC, ये निकाल लूँगा। यहाँ से भी मेरा एक मान आएगा, दोनों मान को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पहले वाले का मान को यहाँ पे रखूँगा और हल करके निकालूंगा H का मान। H का मान मुझे मिल गया परमेयीकरण करने के बाद। जब मुझे पूरे भवन की ऊंचाई पूछा था, यहाँ क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, H निकाले हो 10 ऐड करना है, 10 ऐड करोगे तो 5√3 + 1 में अगर ऐड अपने से कर लेना, अगर ये नहीं दिख रहा है या समस्या हो रही है अपने से कर लेना, फाइनल आंसर यही आएगा। 10 ऐड करोगे तो 5√3 + 15, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन हमसे कर रहा है, आवाज आ रही है, हाँ। भूमि पर स्थित एक बिंदु, एक चिमनी के उन्नयन कोण हमसे दे रखा है। एक चिमनी का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है। भूमि के तल पर किसी बिंदु से, मान लो ये बिंदु था, इससे हमारा चिमनी का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, और पाद से, पाद मतलब यहाँ से चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी कितनी है, ये दे रखी है कितना 25 मीटर। तुमसे पूछ क्या रहा है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करिए, ये ज्ञात करना है। मान लिया H है, इसको मान लो A, B और क्या C। देखो तुम्हें कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात पता है कि जो 25 लंब और आधार से हमारा रिलेट करे। लंब और आधार से या तो tan लगा लो या तो cot लगा लो, तो हम tan लगा देते हैं। tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, लंब मतलब कितना BC बटे कितना AB, BC बटे कितना AB, BC निकालना है, BC क्या करना है निकालना है। तो AB का मान कितना दे रखा है 25, कितना दे रखा है 25, tan 60 कितना होता है √3। तो ये फुद्दू जैसा क्वेश्चन दे रखा है, कुछ है नहीं इसमें, इसमें कुछ है नहीं।
आपको बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया और फ्री का नंबर दे दिया, फ्री का नंबर है, फ्री का नंबर मिल रहा है, ठीक है ना, 3 नंबर मिल गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अभी देखते हैं, भूमि है हमारा, भूमि से कह रहा है 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग क्या हो रही है, उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग क्या उड़ रही है, उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है। किसी बिंदु से पतंग को क्या किया गया है, ये पतंग है हमारी, इसको क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। कह रहा है भूमि के साथ डोरी 60 डिग्री के झुकाव पर, डोरी में कोई ढील नहीं है, ढील नहीं है मतलब ये ऐसे जाएगा हमारा, और 60 डिग्री का झुकाव, कितने का है, 60 डिग्री का। ये झुकाव जो है वो 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। डोरी की लंबाई याद करिए। अब देखिए इसको मान लीजिए ए बी और इसको क्या सी। मुझसे डोरी की लंबाई मतलब AC पूछ रहा है। अब बताओ एक बात कि लंब और कर्ण में कौन सा अनुपात होता है त्रिकोणमिति, सो साइन का होता है, तो साइन 60 डिग्री। आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा क्या निकालना है, ठीक है ना, जो निकालना होगा वही अनुपात लेंगे। अब यहाँ tan लेते तो इसका कोई मतलब तो है नहीं, हमसे पूछ रहा है ये निकालने का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे बात कर लेंगे। साइन 60 मतलब कितना, लंब मतलब BC बटे कितना AC। BC का मान कितना दे रखा है 60 और AC का मान मुझे क्या करना है, निकालना है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 60 गुणे 2 बटे √3 मतलब 120 √3, 120 बटे √3, √3 का ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 √3 बटे 3 पर में एकीकरण करेंगे 3 40 √3 आएगा, कितना आएगा 40 √3, और ये भी किस में आया, मीटर में आया। तो एक बात समझिए, जो दे रखा था वो बड़ा आसान क्वेश्चन दे रखा था, कुछ इसमें हार्ड नहीं था, 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर से समझ लीजिए, इनको नहीं आया है। भूमि से किसी ऊंचाई पर पतंग हमारा है और भूमि से ऊंचाई दे रखी है हमारी कितना 60 मीटर। ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग हमारी उड़ रही है और अस्थायी रूप से किसी बिंदु से बांध दिया गया है। तो डोरी का हमें क्या है, झुकाव दे रखा है कितना 60 डिग्री दे रखा है और उसमें कोई ढील नहीं है। तो हमें लंब और कर्ण में एक ही अनुपात पता है साइन का, और एक होता है कोसेक का, तो आप कोसेक भी लगाएंगे तब भी आंसर यही आएगा। तो साइन 60 हमने लगाया, √3/2 हमारा लंब 60 और कर्ण ये हो गया, ये निकालना था, ट्रांसफर किया 40 √3 आ गया। कभी भी हर में जब आ रहा है करड़ी में तो आपको परमीकरण करना ही करना है। तो इस तरीके से हमारे समझ से क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो आपने इससे क्या करना है, सेट 2 भी आपका कंप्लीट हो रहा है बच्चा, आपका सेट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आगे के सेट अभी आएंगे, तीसरा और चौथा आएगा, और समय रहा तो विज्ञान के भी अनसॉल्व को हम आपसे सॉल्व कराएंगे, क्योंकि 10 CBSE बोर्ड के और 12 UP और 12 CBSE बोर्ड के भी अनसॉल्व अभी सॉल्व करने हैं। तो अभी काम किया जाएगा, आप मन लगा के मेहनत करते रहिए और इसी तरीके हम आगे चलते रहेंगे सीरीज में। अगर आपका कोई सजेशन या कोई सुझाव आ रहा है या आपको कहीं डाउट लग रहा है, आप मुझे मैसेज कर दिया करिए कमेंट बॉक्स में। आपके मैसेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको समझने में, क्योंकि देखिए ऑफलाइन में मैं समझ जाता हूँ चेहरा देखकर, लेकिन ऑनलाइन में मैं चेहरा तो देख नहीं रहा हूँ। आपके मैसेज ही मुझे बताएंगे कि आप कितना समझ पा रहे हैं और कितना नहीं पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।